नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पवन सुत एकेडमी में। दोस्तों, ये हमारा रीट हिस्ट्री का तीसरा भाग है। पहले भाग में हम लोगों ने प्राचीन स्थलों के बारे में चर्चा कर लिया, जिसमें हम लोग कालीबंगा, आहड़, ओझियाड़ा इन सभी के बारे में अध्ययन कर लिया। दूसरा भाग हम लोगों ने 1857 की क्रांति कंप्लीट पार्ट एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। और इस तीसरे पार्ट में हम लोग बात करेंगे जनजातीय आंदोलन के बारे में। जो राजस्थान में हमारे जनजातीय आंदोलन है, उनमें से आपके एग्जाम में प्रश्न बना करता है, तो उसको मद्देनज़र हम लोग यहाँ पे इस एक वीडियो में कंप्लीट जनजातीय आंदोलन को समाप्त कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन और बात करेंगे सबसे पहले हम लोग जनजातीय आंदोलन में भील आंदोलन के बारे में। भील आंदोलन के बारे में बात करें उससे पहले भील जाति से संबंधित कई शब्द प्रयोग किए गए हैं। जैसे धनुष और तीर के संबंध में भीलों को क्या कहा गया, तो वील शब्द प्रयोग किया गया है। कादंबरी कथा सरित सागर ग्रंथ में भील के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया गया है, तो भिल्ल शब्द इस्तेमाल किया गया है। रामायण में निषाद राज को आप जानते ही हैं, जो सरयू के तट पे रामचंद्र जी से मिले थे, तो रामायण में भील जाति के लिए निषाद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टॉलमी ने भील को फिलाइट कहा। टॉलमी ने भील जाति को क्या नाम दिया था, फिलाइट नाम दिया था। वहीं जेम्स टॉड, जिन्हें कर्नल जेम्स टॉड कहा जाता है, इन्होंने भील के लिए वन पुत्र वन शिशु का शब्द प्रयोग किया है। तो ये कभी कभी पूछ लेता है कि तीर धनुष के संबंध में भीलों को क्या कहा गया, तो वील कहा गया। कादंबरी कथा सरित सागर में भीलों को क्या कहा गया था, तो विल्ल कहा गया था। रामायण में भीलों को क्या कहा गया, निषाद कहा गया। टॉलमी ने भीलों को क्या कहा था, फिलाइट कहा था। जेम्स टॉड ने भीलों को क्या कहा, तो वन पुत्र या वन शिशु कहा था। बात करेंगे भील आंदोलन के कारण क्या थे, तो भील आंदोलन का जो प्रमुख कारण था वो महाराणा भीम सिंह ने 1818 ईस्वी में अंग्रेजों से सहायक संधि की। इसके अनुसार मेवाड़ी सेना को भंग कर दिया, जिससे भील सैनिक सेवा मुक्त कर दिए गए। ये मेवाड़ी सेना में काफ़ी अधिक संख्या में भील जाति के लोग सैनिक के रूप में नियुक्त थे। जब महाराणा भीम सिंह ने 1818 में अंग्रेजों से संधि किया, उस संधि के अनुसार मेवाड़ी सेना को भंग कर दिया, जिससे भील सैनिक जो हैं वो सेवा मुक्त कर दिए गए, अर्थात उनको हटा दिया गया। दूसरा कारण था कि अंग्रेजों ने भील सरदारों द्वारा वसूले जाने वाले निम्न करों पर रोक लगा दिया। कौन सा, जिसे पहला था जिसमें बोलाई कर, जिसे कहा जाता है मार्ग कर। दूसरा था रुखावड़ी कर, जिसे चौकीदार कर कहते हैं। ये कर किसके द्वारा लिया जाता था, बोलाई कर और रुखावड़ी कर, तो ये भील सरदारों के द्वारा वसूला जाता था, जिससे उन्हें मुद्रा की प्राप्ति होती थी। जब अंग्रेज गवर्नमेंट आई और उन्होंने बोलाई कर अर्थात मार्ग कर, रुखावड़ी कर अर्थात चौकीदार कर को समाप्त कर दिया, जिससे फाइनेंशियली भीलों को काफ़ी नुकसान होने लगा। तीसरा कारण था वन संपदा के निःशुल्क उपयोग पर अंग्रेजों द्वारा रोक लगाना। भील जाति जो है वो मुख्यतः वनों में रहा करती थी और वनों से फल फूल, शहद, पत्ते, लकड़ियाँ इत्यादि से अपना गुजर बसर किया करती थी, लेकिन अंग्रेजों ने उस निःशुल्क उपयोग पर वनों के रोक लगा दिया। चौथा कारण था भू राजस्व निर्धारण की दोषपूर्ण पद्धति। रोक तो लगाया, साथ ही साथ उन्होंने उस जंगल की ज़मीन को साफ करके वहाँ पे टैक्स लगा दिया। क्या कर दिया, कर लगा दिया कि अब भीलों से भी कर वसूला जाएगा। पांचवा कारण था अत्यधिक बेगार तथा बैठ रोजगार प्रथा। बैठ रोजगार प्रथा क्या है, बंधुआ मजदूरी, जिसमें मजदूरी भी करा लेंगे, पैसा भी नहीं देते थे। लेकिन बैठ बेगार प्रथा जो थी वो मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन के द्वारा समाप्त किया गया था। ठीक है ना। तो छठा कारण मेवाड़ सरकार द्वारा कुरीतियों पर रोक लगाना, जिसे भीलों ने अपनी सामाजिक व धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप माना था। जैसे भील में एक डाकड़ प्रथा किस जनजाति से संबंधित है, तो वो भील से संबंधित है। इन सभी कुरीतियों पर मेवाड़ सरकार ने क्या किया, रोक लगा दिया। और रोक लगाया तो भील लोग सोचे कि ये हमें सामाजिक और आर्थिक परंपरा में हस्तक्षेप कर रहे हैं, जिससे भीलों को काफ़ी तकलीफ हुआ और उन्होंने विद्रोह किया। सातवां कारण था महुड़ी शराब निर्माण पर रोक, अर्थात महुए के द्वारा जो शराब बनाई जाती है, जिसे हम लोग देसी शराब कह देते हैं, है ना, जो भट्टी वगैरह पे चोरी से बनाई जाती है, वो महुड़ी शराब होती थी। भील लोग इसका सेवन नियमित रूप से करते थे और इस पर रोक लगा दिया था मेवाड़ सरकार ने, जिस कारण से भीलों ने आंदोलन किया। तो ये सभी कारण थे भील आंदोलन के लिए।
एक कारण और बच जाता है, भीलों की परंपरागत कृषि पद्धति पर रोक। तो जो जिस हिसाब से वो जंगल में खेती किया करते थे उन सभी को रोक करके कि भैया जंगल पे अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें थी। अंग्रेजों के खिलाफ भीलों के प्रथम सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बहुत महत्वपूर्ण है कि अंग्रेजों के खिलाफ भीलों के प्रथम सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व दौला काका, दौल जी या इन्हें ही दौलत सिंह कहा जाता था, इन्होंने किया था। अंग्रेजों के खिलाफ भीलों का प्रथम सशस्त्र विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया? तो दौला काका, दौल जी या दौलत सिंह, कोई भी ऑप्शन आपके एग्जाम में दे सकता है। भीलों ने सामाजिक व धार्मिक सुधार का प्रथम प्रयास, भीलों में सामाजिक और धार्मिक सुधार का प्रथम प्रयास किसने किया? तो संत माओ जी ने किया था। ठीक है। गुरु गोविंद गिरी के बारे में बात करें तो गुरु गोविंद गिरी का जो गांव था वो बासिया गांव डूंगरपुर में। परिवार कौन सा था? तो बंजारा या बड़जारा आप कह सकते हैं। गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद गिरी के गुरु का नाम था राजगिरी। प्रमुख शिष्य, गुरु गोविंद गिरी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो पुंजाधीर जी थे गुरु गोविंद जी के प्रमुख शिष्य, पुंजाधीर जी। 1883 में सिरोही में संप सभा की स्थापना की किसने? गुरु गोविंद गिरी ने। संप सभा का संबंध किस जनजाति से है? तो भील से है। किसने शुरू किया? गुरु गोविंद गिरी ने। कब शुरू किया? 1883 में। ठीक है। संप सभा का मुख्य उद्देश्य था कि बंधुत्व स्थापित किया जाए और इसकी बैठक कहाँ हुई थी? तो मानगढ़ पहाड़ी पर इसकी बैठक हुआ करती थी। संप सभा की बैठक कहाँ हुआ करती थी? तो मानगढ़ पहाड़ी पर संप सभा की बैठक हुआ करती थी। 1911 में गोविंद गिरी ने भगत पंथ स्थापित किया था। भगत पंथ की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद गिरी ने। संप सभा की स्थापना 1883 में किए और जो भगत पंथ की स्थापना की है वो 1911 में गुरु गोविंद जी के द्वारा किया गया। गुरु गोविंद जी ने निम्न सामाजिक और धार्मिक सुधार किए थे भीलों में। भीलों को शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था किसने? गुरु गोविंद जी ने। मूर्ति पूजा के स्थान पर भीलों में माला प्रथा और धूनी प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो गुरु गोविंद ने किया, जिन्होंने संप सभा 1883 में बनाया। ठीक है। और भगत पंथ की स्थापना 1911 में किया था। भीलों में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो गुरु गोविंद गिरी ने। शुद्धि आंदोलन चलाने का प्रेरणा किससे मिला था? तो दयानंद सरस्वती जी से प्रेरणा मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि दयानंद सरस्वती से एक बार गुरु गोविंद गिरी भेंट किए थे। आगे बात करते हैं मानगढ़ हत्याकांड के बारे में। मानगढ़ हत्याकांड कब घटित होता है? तो 17 नवंबर 1913 में। ठीक है। भगत पंथ की स्थापना के ठीक 2 साल के बाद मानगढ़ हत्याकांड हो जाता है 17 नवंबर 1913 में। गुरु गोविंद गिरी की आज्ञा से बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर हजारों भील एकत्रित हुए थे। ठीक है। कहाँ पे भील एकत्रित हुए? तो बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पे, क्योंकि संप सभा की बैठक भी वहीं पे हुआ करती थी। बुलाया किसने था? गुरु गोविंद गिरी ने। जनरल वेली के नेतृत्व में निम्न सैनिक टुकड़ियों ने यह हत्याकांड किया था। किसके नेतृत्व में बांसवाड़ा की मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ 17 नवंबर 1913 को? तो जनरल वेली के नेतृत्व में। कौन कौन सी टुकड़ियां थी? तो इसमें मेवाड़ भील कोर था, बेलेजली राइफल था, जाट बटालियन था, राजपूत बटालियन था। कौन कौन सी थी मानगढ़ हत्याकांड के लिए जिम्मेदार? तो मेवाड़ भील कोर, वेलेजली राइफल, जाट बटालियन, राजपूत बटालियन। ये 4 सैनिक टुकड़ियों के द्वारा बांसवाड़ा के मानगढ़ पहाड़ी पर हत्याकांड किया गया था। इस हत्याकांड में 1500 भीलों का बलिदान हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड में कितने भीलों का बलिदान हुआ? तो 1500 भीलों का बलिदान हुआ। घायल गुरु गोविंद गिरी को अहमदाबाद जेल में रखा गया था। 1930 में इन्हें सशर्त मुक्त कर दिया गया था, अर्थात शर्त के साथ मुक्त कर दिया गया था। इन्होंने अपना अंतिम समय कहाँ पे बिताया था गुरु गोविंद गिरी ने? तो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर अंतिम समय अपना व्यतीत किया था। गुरु गोविंद गिरी द्वारा दिया गया नारा क्या था? भुरेठिया नी मानू रे। यह नारा किसके द्वारा दिया गया? तो गुरु गोविंद गिरी के द्वारा दिया गया था। भुरेठिया नी मानू रे, अर्थात अंग्रेज नहीं मानेंगे। मोतीलाल तेजावत के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूल निवास इनका कोल्यारी गांव उदयपुर था। मोतीलाल तेजावत का परिवार ओसवाल या बनिया परिवार से ये बिलोंग करते थे। ठिकाना क्या था? तो झाड़ौल, उदयपुर रियासत इनका ठिकाना था। मोतीलाल तेजावत का पद क्या था? तो कामदार के पद पर। झाड़ौल ठिकाने उदयपुर रियासत में कामदार के पद पर मोतीलाल तेजावत नियुक्त थे। उपनाम इनका क्या है?
तो बावजी, मोती बापा, आदिवासियों का मसीहा। आदिवासियों का मसीहा आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत ने भीलों में राजनीतिक एकता स्थापित करने हेतु एक ही आंदोलन आरंभ किया। एक ही आंदोलन किसने चलाया था, तो मोतीलाल तेजावत ने। किस लिए चलाया था, तो भीलों में एकता स्थापित करने के लिए मोतीलाल तेजावत द्वारा एक ही आंदोलन आरंभ किया गया था। आरंभिक स्थान क्या था एक ही आंदोलन का, तो मातृकुंडिया कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। यहीं से मोतीलाल तेजावत के द्वारा एक ही आंदोलन आरंभ किया गया था। झाड़ौल ठिकाने द्वारा तेजावत को बंदी बनाया गया। मोतीलाल तेजावत को किस ठिकाने के द्वारा, तो झाड़ौल ठिकाने के द्वारा, परंतु 7,000 भीलों ने इन्हें मुक्त करवा लिया था। झाड़ौल ठिकाने के द्वारा जैसे ही गिरफ्तार किया जाता है और ये बात भीलों तक पहुंचती है और 7,000 की संख्या में भील झाड़ौल ठिकाने पर आक्रमण बोल देते हैं और मोतीलाल तेजावत को मुक्त करा लेते हैं। मेवाड़ सरकार ने तेजावत की गिरफ्तारी पर 500 रुपये का इनाम रखा था। तेजावत की गिरफ्तारी पर किस सरकार ने 500 रुपये का इनाम रखा था, तो मेवाड़ सरकार ने। लेकिन एक भी भील इस 500 रुपये के लालच में नहीं आया और उसने नहीं बताया कि मोतीलाल तेजावत कहाँ हैं, किस घर में हैं, किस रूप में हैं। फिर 7 मार्च 1922 को निमड़ा हत्याकांड घटित हो जाता है। 7 मार्च 1922 को। यह गुजरात के विजयनगर के पास स्थित है। निमड़ा कहाँ पे है, तो गुजरात के विजयनगर के पास निमड़ा स्थान है। 7 मार्च 1922 को निमड़ा हत्याकांड घटित हो जाता है। अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर के द्वारा हत्या करवाया था। जो यह हत्याकांड था, निमड़ा हत्याकांड, विजयनगर के पास गुजरात में स्थित है। 7 मार्च 1922 को अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर सैनिकों के द्वारा यह हत्याकांड करवाया। इसमें 1200 भीलों का बलिदान हुआ था निमड़ा में। ठीक है, बात करेंगे बालोलिया गांव भूला गांव हत्याकांड। 6 मई 1922 को ये बालोलिया गांव और भूला गांव कहाँ है, तो सिरोही में है। प्रिचार्ड ने हत्याकांड करवाया। बालोलिया गांव और भूला गांव हत्याकांड जो 6 मई 1922 को घटित हुआ, किसने करवाया था, प्रिचार्ड ने, अंग्रेज अधिकारी प्रिचार्ड ने करवाया था, जिसमें 50 व्यक्ति मारे गए थे। मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। इसमें मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। मेवाड़ की पुकार किसे कहा जाता है, तो मोतीलाल तेजावत ने मेवाड़ के महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किया। इसी 21 सूत्री मांग पत्र को ही मेवाड़ की पुकार भी कहा जाता है। महाराणा ने 21 में से 18 मांगे स्वीकार कर ली, परंतु 3 मांग जो है वे स्वीकार नहीं की। 21 में से 18 मांगे तो मेवाड़ सरकार के द्वारा या महाराणा के द्वारा स्वीकार कर ली जाती हैं, लेकिन 3 मांगे स्वीकार नहीं की जाती हैं। उन तीनों में कौन कौन सी मांगे हैं, तो बैठ बेगार समाप्त करना, कहे कि नहीं आपकी 21 में से 18 मांगे मंजूर है, लेकिन बैठ बेगार निरंतर चलता रहेगा। वन संपदा का निःशुल्क उपयोग करना, इसको भी नहीं माने, कहे कि नहीं उसके लिए शुल्क देना पड़ेगा भीलों को। जंगली सूअरों को मारने की अनुमति देना, इसके लिए भी उन्होंने अनुमति नहीं दिया था। तो ये 3 कौन सी ऐसी शर्त थी जो नहीं मानी मेवाड़ सरकार, तो पहला बैठ बेगार की प्रथा को समाप्त करना, इसे नहीं माने। वनों के निःशुल्क उपयोग को नहीं माने थे और जंगली सूअरों के हत्या को नहीं माने थे। ठीक है, तो ये 21 में से 3 नहीं माने थे, बाकी 18 जो मांग पत्र था मेवाड़ की पुकार वो एक्सेप्ट कर लिया गया था 21 में से। बात करेंगे तेजावत ने एक नारा दिया था, न हाकिम न हुकुम। न हाकिम न हुकुम नारा किसने दिया, तो तेजावत ने न हाकिम न हुकुम का नारा दिया था। गांधी जी के सुझाव पर तेजावत ने 1929 में आत्मसमर्पण किया। कब किया था तेजावत ने आत्मसमर्पण, तो 1929 में, और 1936 में मुक्त हुए थे, अर्थात जेल से छूटे थे। माणिक्यलाल वर्मा ने तेजावत को मुक्त कराने का प्रयास किया था। तेजावत जब जेल में थे 1929 में गांधी जी के सुझाव पर कि आप चले जाइए, हम आपको बाहर निकाल लेंगे 2-4 महीने में, लेकिन 29 से लेकर के 36 तक ये रह गए जेल में। इन्हें छुड़ाने का प्रयास किसके द्वारा किया गया, तो माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा तेजावत को मुक्त कराने का प्रयास किया गया था। तेजावत ने 1936 में जैसे ही जेल से मुक्त होते हैं बनवासी संघ का गठन करते हैं। बनवासी संघ का गठन किसने किया, तो तेजावत ने किया था। और तेजावत की खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है।
1936 बनवासी संघ आप याद रखिएगा, किसने किया था? तेजावत ने किया था। मेरू का विद्रोह हो जाता है 1818 से 1822 तक। क्षेत्र कौन सा था? तो मेवाड़ रियासत थी। मेर का विद्रोह कहाँ पे हुआ? तो मेवाड़ रियासत में। कारण क्या था? तो 1818 का सहायक संधि। दमन किसने किया था? तो 1819 में एफ बिल्डर नामक अंग्रेज अधिकारी ने मेर विद्रोह का दमन किया था। झाक हत्याकांड 1820 में घटित होता है। मेरवाड़ा रेजिमेंट 1822 का गठन करके मेरों को पुनः सैनिक सेवा में लिया जाता है। ठीक है। 1818 में सहायक संधि के कारण मेर विद्रोह शुरू होता है मेवाड़ रियासत से। दमन 1819 में एफ बिल्डर नामक अंग्रेज अधिकारी करता है। उसके बाद 1820 में झाक हत्याकांड हो जाती है। फिर 1822 में मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन किया जाता है और कह दिया जाता है कि मेरों को पुनः सैनिक सेवा में लिया जाएगा। जो 1818 की सहायक संधि के द्वारा मेरवाड़ा रेजिमेंट को समाप्त करके मेरों को हटा दिया गया था सेना में से, तो 1822 में पुनः मेरवाड़ा रेजिमेंट का गठन होता है और मेरों को सैनिक सेवा में नियुक्त किया जाता है। साथ ही मेरू का जो विद्रोह था वो शांत होता है। मेवाड़ में भील विद्रोह का आरंभ कब हुआ? तो 1881 ईस्वी में। बारापाल उदयपुर से माना जाता है। मेवाड़ में भील विद्रोह का आरंभ कब माना जाता है? तो 1881 में बारापाल उदयपुर से माना जाता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे मीणा आंदोलन के बारे में। 1818 में जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड द्वारा अंग्रेजों से सहायक संधि की जाती है। अंग्रेजों से सहायक संधि 1818 में किसने किया था? तो जयपुर के शासक जगत सिंह सेकंड के द्वारा संधि की जाती है। मीणाओं को राजकीय सेना से वंचित कर दिया जाता है। ठीक है, मीणाओं को क्या किया जाता है कि राजकीय सेना से वंचित कर दिया जाता है। आंदोलन का कारण क्या था? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट का संबंध किस जनजाति से है? तो मीणा जनजाति से है। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को जरायम पेशा कानून भी कहा जाता था। ये कब बना था? तो 1924 में बना था। इसके तहत सभी मीणा जाति को क्या कर दिया गया था? क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था, अपराधी घोषित कर दिया गया था। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 के द्वारा, जिसे जरायम पेशा कानून कहते हैं, और यही मेन कारण था मीणाओं के आंदोलन करने का। इसके अनुसार प्रत्येक मीणा व्यक्ति को निकटवर्ती पुलिस थाने में दैनिक उपस्थिति देना अनिवार्य था। वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जिसकी उम्र 18 से ऊपर हो गई है, या उस समय तो 12-13 वर्ष हुआ करती थी परिपक्व अवस्था, तो उनको क्या करना था कि अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर के हाजिरी देनी पड़ती थी कि आज मैं यहीं हूँ, आज कहीं नहीं गया। और ये एक्ट जो है वो विष के समान फैला और मीणा बाध्य हो गए आंदोलन करने के लिए। कौन सा एक्ट? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट, जरायम पेशा कानून 1924, जिसका मीणा समाज ने क्या किया था? विरोध किया था। 1930 में जयपुर रियासत में इस अधिनियम को कठोरता से लागू किया गया था। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 है, जरायम पेशा कानून, इसे किस रियासत में सबसे पहले कठोरता से लागू किया गया? तो 1930 में जयपुर रियासत में कठोरता से जरायम पेशा कानून क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को लागू किया गया था। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन होता है। मीणा आंदोलन के दौरान स्थापित प्रथम संगठन कौन सा है? तो मीणा क्षेत्रीय सभा। गठन कब होती है? 1933 में, और ये मीणा आंदोलन के दौरान गठित होने वाली पहली सभा है, मीणा क्षेत्रीय सभा 1933। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का दिल्ली में सम्मेलन 1942 में होता है। इसमें राजस्थान से निम्न लोगों ने भाग लिया था। अखिल भारतीय मीणा क्षेत्रीय सभा का दिल्ली सम्मेलन कब हुआ? 1942 में होता है। इसमें भंवरलाल, सूंथलाल, बिरदीचंद भाग लेते हैं राजस्थान से। अप्रैल 1944 में सीकर के नीम का थाना नामक स्थान पर जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में विशाल मीणा सम्मेलन आयोजित किया गया था। नीम का थाना सीकर में किसकी अध्यक्षता में विशाल मीणा सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। कब किया गया? तो अप्रैल 1944 में किया गया था। इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति नामक संगठन की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित वंशीधर शर्मा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति नामक संगठन के अध्यक्ष कौन थे?
तो पंडित वंशीधर शर्मा थे, जयपुर राज्य मीणा क्षेत्रीय सुधार समिति के अध्यक्ष। मुनि मगन सागर ने किसकी रचना की? तो मीन पुराण की रचना किसके द्वारा की गई है? तो जैन मुनि मगन सागर के द्वारा मीन पुराण की रचना की गई है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन कहाँ पर होता है? तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन उदयपुर के सिलोटिया मैदान में हुआ। अध्यक्ष इसके कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें सम्मेलन का अध्यक्ष कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? तो उदयपुर के सालोटिया मैदान में हुआ था। इस सम्मेलन में देश भर के 435 नेताओं ने भाग लिया था। जो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां सम्मेलन उदयपुर के सालोटिया मैदान में हुआ था, इसमें कितने नेताओं ने भाग लिया था? तो 435 राजाओं ने भाग लिया था। इसी सम्मेलन में पंडित वंशीधर शर्मा ने मीणा विषय को उठाया था। बहुत महत्वपूर्ण है कि मीणा विषय अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद के 7वें सम्मेलन में किसने उठाया था? तो पंडित वंशीधर शर्मा ने उठाया था। 1945 श्री माधोपुर सम्मेलन होता है। प्रमुख नेता इसमें थे छोटू राम झरवाल, महादेव राम पौड़ी, जवाहर राम मीणा। 1945 श्री माधोपुर सम्मेलन, इसमें ये प्रमुख नेता थे छोटू राम झरवाल, महादेव राम पौड़ी, जवाहर राम मीणा। 3 जुलाई 1946 को मीणाओं को थाने में दैनिक उपस्थिति से मुक्त कर दिया गया। जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 या जरायम पेशा कानून के द्वारा उन्हें अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जा कर के उपस्थिति दर्ज करवाना अनिवार्य था, उसे 3 जुलाई 1946 को मीणाओं को थाने में दैनिक उपस्थिति से मुक्ति दे दी गई, लेकिन अभी भी वो कानून बना हुआ था। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं ने चौकीदारी कार्य से सामूहिक त्यागपत्र दिया, जिसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीणा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं? तो 28 अक्टूबर 1946 को शुभारंभ किए और कहे कि हम सभी लोग चौकीदारी पद से त्यागपत्र देते हैं 28 अक्टूबर को, और इसे उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 1952 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जरायम पेशा कानून 1924 को समाप्त कर दिया जाता है और 1959 में जागीरदार व विश्वेदारी अधिनियम के द्वारा जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जागीरदारी प्रथा को समाप्त या जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? 1959 में किया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो जागीरदारी व विश्वेदारी अधिनियम, जागीरदारी व विश्वेदारी अधिनियम के द्वारा जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग सर्वप्रथम कहाँ उठाई गई थी? तो जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने की मांग सर्वप्रथम शेखावाटी किसान आंदोलन के दौरान उठाई गई थी। तो ये रहा हमारा प्रमुख जनजातीय आंदोलन। कैसा रहा है सेशन? कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका अपना चैनल पवन सूत एकेडमी ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों के लिए तो आपकी किस्मत अच्छी है कि आपके रिवीजन के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पे पवन सूत एकेडमी के द्वारा आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। मिलते भाइयों नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। पवन सूत एकेडमी, राष्ट्रहित में शिक्षा। जय हिंद, वंदे मातरम।